चलो भाई, गुड इवनिंग सभी को, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। डिनर हो गया सभी का? डिनर विनर हो गया सभी का भाई? नहीं हुआ है? चलो कर लेना, टाइम पे कर लिया करो मेरे भाइयों। जो जुड़ गए हैं सभी को गुड इवनिंग मेरे भाइयों। जो जुड़ गए हैं सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और जो बाकी हैं वो जुड़ जाओ मेरे भाई। आज की सभा को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 29, टारगेट एसएससी जीडी 2025, जिसका पहला जो पेपर है वो होगा, देख कितना लंबा चौड़ा ले रखा है ये। इसका बेटा जो पहला जो पेपर होगा वो होगा 4 फेब से स्टार्ट है इसके पेपर। 4 फेब 2000 यानी कि 4 फरवरी 2025 की इसका पहला पेपर होगा। इसमें जुट जाओ। टारगेट होना चाहिए 100%, 100% टारगेट होना चाहिए। एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, वो चाहे आपका मैथ्स का है, चाहे आपका रीजनिंग का है, चाहे आपका हिंदी का है, चाहे जीके का है। टारगेट 100% होना चाहिए। अभी जब पेपर दे करके आओ और उसके बाद में जब रिजल्ट आए तो आपका नाम जो है उस रिजल्ट लिस्ट में होना चाहिए, तब मजा आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस देगा, बूस्टअप देगा। चलो भाई, तो आज की सभा स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है और अभी आपकी स्क्रीन पे ये सवाल नंबर 1 से पहले ये राघव ने ये डाल रखा मेरे भाई। है राघव, बीएस कोचिंग सेंटर यूट्यूब को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें। हमें भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा। बीएस कोचिंग सेंटर के इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ये इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्योंकि सारी की सारी जो क्लास के जस्ट बाद में जितनी भी बेटा आपको पीडीएफ हैं वो टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाली हैं, और इंस्टाग्राम हैंडल पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलो भाई, ये लो, ये क्या डाल दिया रहा है उसने आज। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसले से तो बड़ी नहीं होगी। वाह क्या बात है। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। मजा आ गया? चलो भाई, ये मजा आ गया, ये मजा ले लो। अगर ये मजा आ गया है तो मजा यहां से लेना स्टार्ट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है भाई। बेटा ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना। देखो, एक डिजिट के ऊपर बार है, यानी कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0.156666 ऐसे जाता हुआ जा रहा है। यानी कि जो 6 है बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए बार बार रिपीट ना करना पड़े तो मैंने क्या किया, 0.16 के ऊपर बार, 0.156 के ऊपर बार। अभी रखा है भाई, ये थोड़ी सी लाइट लगा रहा, लाइट लगाना भूल गए, ये रोशनी आ गई। ठीक है भाई, चलो। अगर बेटा मुझे इसको लिखना पड़े ये डेसिमल हटाने के लिए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 516 को एज इट इज लिख लो, 516 को एज इट इज लिख लो, डेसिमल के बाद में जो भी लिखा हुआ, फिर उसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस करें सर? जिन के ऊपर बार नहीं है 51 को माइनस कर दो, फिर डिवाइड कर दो। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा दो। समझ आया? सबसे पहले इसको मैंने एज इट इज लिखा मेरे भाई, ध्यान दो। सबसे पहले मैंने इसको एज इट इज लिखा, उसमें से माइनस किया जिसके ऊपर बार नहीं है उसको, और फिर जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ उतने 9 लगा दिए, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ उतनी मैंने 0 लगा दी। कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों? कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो? नहीं सर। अगर बेटा मैंने 516 में से अगर 51 माइनस करना पड़े 5, और ये आपका 6 बच जाएगा और 4 बच जाएगा, यानी कि 465 और डिवाइड बाई 900, ये बच जाएगा भाई। कोई दिक्कत है? अब देखो, ये जो 5 से कट रहा है, क्योंकि 5 यहां पे, 5 यहां पे, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है मेरे भाई? लास्ट का यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो हर नंबर 5 से कट जाएगा।
और ये जो नंबर है 3 से भी कट रहा है, क्योंकि 6 4 10 और 5 15। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अगर डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 15 से डिविजिबल होगा। अगर मैं इसको 15 से काटूंगा तो 15 तिये 45 और 15 एकम 15, इसको 15 से काटेंगे 15 छिका 90 और 0। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। ये सवाल नंबर 2 है आपके सामने। किसी वस्तु का क्रय मूल्य बेटा 500 रुपए है और 17% की हानि पर बेची। अगर बेटा मैंने 17% की हानि पे बेची तो 500 रुपए के सामान को मैंने 17% की हानि पे यानी कि 500 के 83% पे बेचा। हाँ या ना? हाँ या ना भाई? 17% का तो मुझे नुकसान होगा, यानी कि जितने का लेके आया था उसमें 17% का नुकसान हो गया, यानी कि उसके 83% पे 83% में मैं उसको बेच करके आया। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत है नहीं है। यदि वस्तु के मूल्य में 20% की और कमी की जाए, यानी कि 20% का और डिस्काउंट किया जाए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 1/5। 1/5 का 5 के समान पे 1 का डिस्काउंट, यानी कि 4/5 पे बेच दिया, यानी कि इतने पे भी उसका मन नहीं भरा। उसका कहना मन है सर कि 4/5। देखो 500 से मैंने 500 के काट दिया, कहते कितने बिका? 4 तिये 12, कितना? 1, 4 × 32 और 1 33। ये उत्तर आ जाएगा। कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते मेरे दोस्तों। अगले सवाल की तरफ नजर डालो एक बार मेरे भाई। टारगेट बनाओ, सारी चीजों को छोड़ दो, टारगेट बनाओ। अपने मां बाप के सपनों को साकार करना है, अपने जीवन को दुरुस्त करना है। अपने जीवन को दुरुस्त करने के लिए, मां बाप के सपनों को साकार करने के लिए, बीवी बच्चों को बढ़िया जीवन देने के लिए, अगर आप लड़की हैं तो अपनी फैमिली को दुरुस्त करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। अभी का पढ़ा हुआ लाइफ टाइम के लिए मदद करेगा आपकी, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में जिंदगी भर आपको निचड़ते रहेंगे। सरकारी नौकरी में एक बार सेट तो लाइफ टाइम सिक्योरिटी, लाइफ टाइम सिक्योरिटी है। तो कुछ एक दिन की मेहनत है बेटा, ये आपकी लाइफ टाइम की सिक्योरिटी से जुड़े रहो। चलो ये करेंगे भाई। 24 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? देखो भाई आपकी जो रेडियस है, देखो शंकु होता क्या है, ध्यान देना। शंकु होता क्या है? शंकु ऐसी फिगर होती है मेरे भाई। शंकु एक ऐसी फिगर होती है, इसकी मेरे भाई ये रेडियस है। रेडियस कितनी दे रखी है आपकी? 24 दे रखी है। इसकी ये हाइट है, ये हाइट कितनी दे रखी है सर? ये हाइट दे रखी है आपकी 10। कोई दिक्कत है सर? ये 24 है, ये 10 है। अब देखो ये यहां पे ये 90 डिग्री बनेगा। ये 24 है, ये 10 है। देखो ये 5 का कितने गुना है? 2 गुना है। ये भाई ये कितने का 2 गुना है? ये सर 12 का 2 गुना है। अब 5 12 13 ट्रिपलेट होता नहीं होता, यानी कि ये जो होगा 13 का 2 गुना होगा, यानी कि ये आ गया आपकी 26। यानी कि यहां पे आर की वैल्यू आ गई 24 और एच की वैल्यू आ गई आपकी 10 और एल की वैल्यू आ गई आपके सामने 26। एक बार इतनी बात बता दो, ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई भाई? इतनी बात बता दो, ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई भाई? और जो शंकु का बेटा जो टोटल सरफेस एरिया होता है, जो टीएसए होता है, शंकु का जो टोटल सरफेस एरिया जो टीएसए होता है, वो होता है मेरे दोस्तों पाई आर इंटू आर प्लस का एल। पाई आर इंटू आर प्लस का एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है सर? ये होती है सर 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है सर? आर की वैल्यू सर 24 और आर प्लस का एल, आर प्लस का एल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा आपका 50। ये आ जाएगा आपका 50। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब यहां पे तो मेरे भाई आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक बार इसको कैलकुलेट करके बता दीजिएगा जल्दी से जल्दी क्या आ जाएगा भाई? बेटा एक बार इसको कैलकुलेट करके बता दीजिएगा क्या आएगा, चेक करके बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, चेक करके कैलकुलेशन करके बताओ कितना हो जाएगा। ये आ जाएगा भाई, ये वाला उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी 3771.43। ये उत्तर आ जाएगा भाई, ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा मेरे भाई,
एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े भाई। ये लो मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4। एक 442 लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 13 सेकंड में पार करती है। अब भाई ये बताओ, अगर कोई रेलगाड़ी खंभे को पार करती तो अपनी लेंथ के जितना चलेगी, अपनी लेंथ के जितना चलेगी, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही एक समान रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को समान लंबाई की, अच्छा वो भी सेम लेंथ की है, जितने की है उतने की है, उसको 17 सेकंड में पार करेगी, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ध्यान देना भाई, जब एक रेलगाड़ी एक पोल को पार करती है तो अपनी लेंथ के बराबर चलती है। जब एक रेलगाड़ी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर की चलती है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ रही होती है तो स्पीड जुड़ जाया करती है, सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो स्पीड माइनस हो जाया करती है। अब यहां पे आ जाओ भाई, हमने मान लिया लेट द स्पीड, हमने मान लिया भाई लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन 1, पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो मैंने मान ली बेटा s मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ये मैंने मान ली भाई। यानी समस्या? कोई समस्या नहीं है। यही स्पीड से चलती है और 13 सेकंड में इस लेंथ को चल पड़ती है। यानी कि भाई 13 गुना s, यानी कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 442, इतना उसको चलना पड़ेगा। 13 से मैंने इसको काटा, ये आपका कट जाएगा 35 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड। ये आपकी ट्रेन 1 की स्पीड आ गई भाई। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब फिर मैंने मान ली भाई लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन 2, ट्रेन 2 दूसरी ट्रेन की स्पीड मैंने मान ली भाई क्या? S1 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब ध्यान देना, जब ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगे, दोनों सेम लेंथ की है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक की है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी भाई? 442 गुना 2। ये दोनों लेंथ को उसको चलना पड़ेगा। और किस में चल रही है? पार्क विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में तो स्पीड ऐड हो जाया करती है। एक की स्पीड कितनी भाई? 35 है, दूसरे की स्पीड कितनी है? S1 है। और कितनी? ये होगी उनकी रिलेटिव स्पीड, ये होगी बेटा उनकी रिलेटिव स्पीड। कितनी सेकंड में पार करती है? 17 सेकंड में, इंटू 17 हम यहां पे कर देंगे भाई। कोई दिक्कत है? कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब बेटा 17 से जब मैं इसको काटूंगा, 17 से मैं इसको काटूंगा, कितने बार कट जाएगा भाई? 17 दूनी 34 और 10 बच जाएगा, और 17 छिका 102 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 52। अब मैं 35 में क्या जोड़ूं? 35 में मैं क्या जोड़ूं? और ये है आपका, देखो ध्यान रखना, 35 जमा S1। अब मैं 35 में क्या जोड़ूं? क्या 52 हो जाए? या मैं ऐसे कर सकता हूं, S1 बराबर है 52 माइनस का 35 कर देंगे, 52 माइनस का 35 कर देंगे। उत्तर कितना आ जाएगा भाई? जब 52 में से जब 35 घटाएंगे कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। तो 17 आना चाहिए भाई। 17 छिका 102, 26 दूनी 52, 35 जमा है ये प्लस है, ये 35 प्लस और ये 17 है। ये उत्तर होना चाहिए भाई। यहां पे उत्तर आपका कितना आना चाहिए? उत्तर आना चाहिए सर 17 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर होना चाहिए। डन भाई? क्या आ गया भाई? ये डन मेरे भाई। चलो नेक्स्ट, ये लो भाई सवाल नंबर 5, क्वेश्चन संख्या 5। 30 और 50 के बीच की सभी प्राइम नंबर का योग ज्ञात करना है। 30 और 50 के बीच में कौन कौन से प्राइम आते हैं सर? एक तो आता है 31, 31 के बाद में फिर क्या आएगा मेरा? 33 नहीं आएगा, 34 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा, फिर आएगा मेरे पास 37, 37 के बाद में 38, 39, 40, 41, फिर क्या आएगा? 43, फिर क्या आएगा मेरे पास? 47। ठीक है, 47। बस यही आएंगे प्राइम नंबर इन दोनों के बीच में। इनको जोड़ो, यूनिट डिजिट चेक करो, सबका अलग अलग है। कितना हो जाएगा? 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 का 2 2 और 4
6 है? नहीं नहीं, 2 7 और 2 9, 9 यूनिट डिजिट आना चाहिए लिखा हुआ। ठीक है भाई, 9 यूनिट डिजिट आना चाहिए लिखा हुआ, नहीं तो जोड़ भी सकते आप, जोड़ करके यही आएगा भाई। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई। ये लो, एक व्यक्ति का साधारण ब्याज निश्चित दर पर 5 सालों के लिए कुछ धनराशि पर ऋण लेता है। यदि मूलधन कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है, यानी कि बेटा प्रिंसिपल 5 यूनिट है, तो जो एसआई है, एसआई कितना? 1 यूनिट। अगर मैं इसको 5 और 1 कह लो या 500 और 100 कह लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे रेशो है मेरे भाई, रेशो को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। ये 5 और 1 कह लो, 50 और 10 कह लो, या 500 और 100 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान देना भाई, 5 सालों में रेट ज्ञात करनी है। रेट क्या हो जाएगी? अब देखो मेरे पास ये तो क्या हो जाएगा, सही, यानी कि 100 ब्याज मिला है, कितने पे भाई? 100 गुना 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना आपका? 500, और कितना मेरे भाई? कितने सालों में? 5 सालों में। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट गए भाई, ये 25 है, और ये कितने बार कट जाएगा? 4 बार। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ गया भाई, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत है? एनी समस्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ो भाई। अगला सवाल, 8,000 रुपए की धनराशि, सॉरी 80,000 रुपए की धनराशि पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस कितना है? 288। ब्याज की दर ज्ञात करो। यह हमें पता होना चाहिए। अगर 2 साल की बात करें तो बेटा R/100 की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो होती है D/P का अंडर रूट, D/P का अंडर रूट। यह आपका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। डिफरेंस, और डी का मतलब होता है डिफरेंस, डी का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, यानी कि बेटा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस है, और P का जो होगा वो होगा आपका प्रिंसिपल। P मतलब क्या होगा? आपका प्रिंसिपल। समझ आया नहीं भाई? ये आपका प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल समझ में आ भाई? चलो डिफरेंस कितना बेटा? ये आपका 288, 288। ये कितना आपका? ये सर आपका 80,000, और इसका मैंने क्या ले दिया? अंडर रूट। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना भाई, मैंने क्या किया, क्या मैं इसको सीधे सीधे 8 से काट सकता हूं? बिल्कुल काट सकते हैं। अगर बेटा ऊपर और नीचे, अगर मैं इसको 8 से काटेंगे, 8 या 24, 8 या 24, और कितना हो जाएगा? 4, और 8 6 48। नीचे जब 8 से काटेंगे कितना हो जाएगा? ये आपका 10,000 हो जाएगा। और इसका ये, जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो अंदर कितना, बाहर ये कितना बचेगा? 6, और ये कितना बचेगा आपका? 100। कोई दिक्कत है? कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। इसका और जब आगे काटोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 3/50। कितना हो जाएगा? 3/50। अब जो R की वैल्यू हो जाएगी 3/50 और गुना 100 हो जाएगा। 50 से मैंने इसको 2 बार काटा, उत्तर कितना आ जाएगा? 6%। ऑप्शन ए। समझ आया नहीं आया? D/P। बस फिर आगे हमने काटा, मैंने एक बार 8 से काट दिया 36। इसको और भी आगे काटना चाहो, 2 से काटना चाहोगे, ये कितना हो जाएगा आपका? या 4 से काटोगे तो ये 9 हो जाएगा, और 4 से काटोगे फिर आपका ये 50 का बन जाएगा। कोई दिक्कत? और भी काटना, नहीं तो मैंने यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया। एनी प्रॉब्लम? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है? समझ आया? इस चीज को ध्यान रखना है। अगर बेटा 2 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, और टाइम 2 साल दे रखी है, तो उसका रेट जो निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है R/100 इज इक्वल टू D/P। P का मतलब प्रिंसिपल, उसको हम क्या ले देंगे? स्क्वायर रूट ले देंगे। उत्तर आपका आ जाएगा भाई। चलो सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करो भाई, इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करके आंसर इसका खुद दे दो भाई। आप इसका सोल्व करके आंसर खुद दे दो। ये कितना बच जाएगा आपका? 4, और ये कितना बच जाएगा? 2। ये 2 बच जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। 4 दूनी कितना होगा? 8, यानी कि भाई 13 इंटू 216
भाग में 3 का मतलब गुना, बाहर कितना बच जाएगा, ये आपका 2 बच जाएगा और ये 4, 4 दूनी 8, 8। डन मेरे भाई। ये हम इसको काटेंगे। देखो कोई भी है, मुझे कुछ चेक करने की जरूरत है ही नहीं, मेरा क्या होना चाहिए, 13 का मल्टीपल होना चाहिए, सारे के सारे 13 के मल्टीपल दे रखे हैं भाई। तेरो ये कितना हो जाएगा आपका 24, 24 से इसको काटेंगे 9 बार कट जाएगा, तो 13 गुना 9, 13 गुना 9 कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए, ये उत्तर आना चाहिए। ठीक है भाई। अरे ये 24 से सीधा सीधा 9 बार कट जाएगा, 216 24 से 9 बार कट जाएगा, और 13 बाहर है, तो 13 को 9 होता है 117, यानी कि 9 गुना 13, ये आपका आ जाएगा 117। चलो भाई नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 संख्याओं का औसत कितना बेटा, 47 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 53 है। भाई ध्यान रखना, 8 संख्याएं हैं आपकी, 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है भाई आपके पास, वो है आपका 47। तो 8 संख्याओं का जो सम हो जाएगा, सम कितना, 47 इंटू 8 हो जाएगा भाई। 8 7 56, 5 8 चौक 32 और 5 37, ये आपका 8 के 8 संख्या का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 53 है। पहली 3 संख्याओं का, फर्स्ट 3 नंबर, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, 3 नंबर है। 3 नंबर का सम कितना हो जाएगा भाई, 53 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 159 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अगली 2 संख्याओं का औसत 55 है, यानी कि भाई सम ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर, नेक्स्ट 2 नंबर, अगली 2 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, अगली 2 संख्याओं का सम हो जाएगा सर 55 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। एक बार इतनी बात बता दो, ये बात आपको समझ में आ गया नहीं, आगे भाई। अब देखो 3 ये होगी, 2 ये होगी, टोटल कितनी 8, यानी कि भाई आप अगर आपसे पूछा जाए लास्ट 3 नंबर, लास्ट 3 नंबर का सम ऑफ कितना हो जाएगा, लास्ट 3 नंबर का सम कितना हो जाएगा, इसमें से यानी कि 376 में से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना, 159, उसमें से फिर माइनस करना पड़ेगा कितना, 110। यानी कि भाई आपको करना पड़ेगा 266 में से माइनस करना पड़ेगा 159, इसमें से 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। अब 15 में से 5 घटाएंगे, सॉरी ये 5 बचेगा ना, ये 0 हो जाएगा, 107 हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, 107। यानी कि अंतिम 3 संख्याओं का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 107। अब ध्यान देना भाई, यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से क्रमशः 7 और 10 कम हो, 7 और 10 कम हो, तो 8वीं संख्या का मान ज्ञात करो भाई। अब ध्यान देना भाई, बेटा मैंने मान लिया जो 6 नंबर है और 7th नंबर है और आपका 8th नंबर है। ध्यान देना, अगर छठी संख्या को मैंने x माना, छठी संख्या को मैंने x माना, तो 7वीं संख्या देखो ये इससे 7 कम है, इसका मतलब ये इससे 7 ज्यादा है, यानी कि x प्लस का 7 होगी, और ये इससे 10 कम है, यानी कि ये उससे 10 ज्यादा होगी, यानी कि x प्लस का 10। इन सब को जोड़ेंगे तो 3x प्लस का 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 107। और तो 3x की जो वैल्यू हो जाएगी भाई वो कितनी हो जाएगी, 90। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। कोई दिक्कत है भाई, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो बताओ भाई। अरे बोलो ना यार, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। अब पूछा क्या है सर, 8वीं संख्या, 8वीं संख्या क्या है, ये रही सर 8वीं संख्या जो है, यानी कि 8th जो नंबर है वो कितना सर, वो है x प्लस का 10, और x की वैल्यू कितनी आपकी 30, और प्लस का 10 करेंगे उत्तर आ जाएगा डी 40। बोलो भाई, बोलो, कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम। चलो ये लेंगे भाई, सवाल नंबर 10। अपना स्कोर चेक करते चलना, साथ साथ में नोटबुक और पेन लेकर के प्रैक्टिस करते रहना मेरे भाई। टी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यू उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते तो 4 दिन में कुल काम का कितना प्रतिशत काम हो जाएगा भाई। कौन कौन है बेटा, ये टी है आपका और ये आपका यू है। टी कितने दिन में मेरे भाई, टी 20 दिन में, और यू कितने दिन में भाई, ये 10 दिन में। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 20 यूनिट आ जाएगा। ये 20 यूनिट करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करता होगा, 1 यूनिट।
ये 20 यूनिट करता 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करता होगा 2 यूनिट। और ये क्या हो जाएगा भाई, उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, हाँ या ना, कोई दिक्कत है नहीं सर। अगर बेटा मैं बात करूं कि भाई टी प्लस यू का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा, वन डे वर्क। सर वन डे वर्क 3 की एफिशिएंसी होती है, यानी कि 1 जमा 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 दिन काम किया तो इनका 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 डेज वर्क, 4 डेज वर्क। 4 दिन का काम कितना हो जाएगा सर, 3 गुना 4 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 12। कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। कह रहे टोटल काम का कितना परसेंट है भाई, 12 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। टोटल काम जब कितना है आपका 20 यूनिट है, तो कितना परसेंट काम हो गया। परसेंट का मतलब है इसको 100 बनाने के इसको 5 करेंगे, इसको 5 करें, यानी कि ये 100 बन गया, ये कितना आ जाएगा आपका 60, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है बताओ भाई, कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की, दिक्कत, आपत्ति, किलापत्ति, चानपत्ति, शानपत्ति। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 11। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए, उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 24% अंक कम प्राप्त हुए। देखो अंकों का डिफरेंस कितना है, 20% का, और 20% की रियल वैल्यू कितने के बराबर है, 24 के बराबर है। तो परीक्षा में अधिकतम तो 100% होते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसको ये गुना 5 हुआ है बेटा, तो ये हमने इसको भी क्या गुना करना पड़ेगा, 5 गुना करना पड़ेगा। जब इसको 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 120, ऑप्शन ए। बताओ भाई कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। चलो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए जो है बी को 30% के लाभ पर एक बोतल बेचता है, बी उसे सी को 20% की हानि पर बेच देता है। सी बोतल के लिए इतना पे करता है, तो ए ने बोतल के लिए कितना मूल्य में लिया था। भाई हमने मान लिया ए ने बोतल को ए रुपए में लिया था, ए ने बोतल को ए रुपए में लिया था। ए ने 30% के लाभ पर, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा, ये होते हैं आपके 3/10, यानी कि 10 के समान को 3 का लाभ लेकर के इसको 13/10 में बेच दिया। कोई दिक्कत है भाई, ए ने बी को 10 के समान को 13 का के बेच दिया, कोई समस्या नहीं है। फिर ये बी ने खरीद लिया, फिर बी ने इसको 20% की हानि पे बेच दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों, ये होते आपकी 1/5, यानी कि 5 के समान पे 1 का नुकसान, यानी कि इसने इसको 4/5 में बेच दिया। और सी ने इस बोतल के लिए, बी ने जब सी को इतने में बेचा तो उसने कितने में बेचा, 3744 में बेचा। भाई कोई दिक्कत है, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यानी कि फिर आपके सामने एक ही हमने माना था, एक ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3744 इंटू 50 हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा भाई आपका 13, और ये कितना हो जाएगा गुना 4। 13 से हम किसको काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 करेंगे 11 हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा तो 11 हो जाएगा तो 13 8 104, 104 10 हो जाएगा, फिर ये 13 8 104। 4 से हमने इसको काटा 7 बार और 4 से काटा 2 बार, यानी कि 72 गुना 50, 50 की 1 0 एज इट इज, 5 दूनी 10, 1 5 7 35 और 1 36, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत है भाई, कोई समस्या हो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन है। ये लो भाई, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5 8 15 की गुणज है, यानी कि 5 के पहाड़े में भी आती है, 8 के पहाड़े में भी और 15 के पहाड़े में भी। सबसे छोटी से स्टार्ट हो जाओ, 60 है सबसे छोटी संख्या, 60 5 से भाग हो जाती है, 8 से नहीं होती, तो ये नहीं रही है। फिर आ जाओ इससे अगला कौन सा है आपका 10, 10 तो होता ही नहीं है। फिर क्या बच गया आपका 20, 120, 5 से हो जाता है क्या 120, 8 से, हाँ बिल्कुल हो जाता है, और 15 से, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। सवाल नंबर 13 हो गया भाई आपके। ये लो सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। एक अंगूठी 10%, 20% और 30% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेची जाती है। अंगूठी अंकित मूल्य ये है, तो इसका निवल
यानी कि इसका एसपी ज्ञात करो भाई, इसका क्या ज्ञात करो, एसपी ज्ञात करो भाई। एमपी कितना इसका 20,000 रुपए, एमपी कितना भाई 20,000 रुपए, ये उसका एमपी है। इस 20,000 पे 10% की छूट दी गई, यानी कि 9/10 में बेच दिया भाई, 10 का सामान 9 में, 20% का यानी कि 4/5 में, 30% का यानी कि 7/10 में। कोई दिक्कत है? कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गई भाई, 5 से मैंने इसको काटा, कितने बार कट गया? ये 40 बार कट गया भाई। कोई दिक्कत है? कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब यहां पे अब यहां पे देखो लास्ट में आपकी केवल 1 0 आएगी, क्योंकि 0 जो बनती 5 और 2 के मल्टीपल से बनती है, इनमें 5 और है ही नहीं, यानी कि केवल एक ही 0 बनेगी जो यहां पे मौजूद है। अब 7 चौक 28, 8 यूनिट डिजिट आया, 8 नीम 72, 2 यूनिट डिजिट आया, 8 नीम 72, 2 यूनिट डिजिट आया, ठीक है भाई। और उसके बाद में 72 का 2 और 8 चौक ये, यानी कि आपका ऑप्शन ए होना चाहिए, यानी कि 0 के बाद में आपका क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ये लो भाई, एक कक्षा के 17 स्टूडेंट की आयु जो है, एवरेज आयु जो है कितनी है? 120 है। 38 वर्ष की आयु वाला एक नया विद्यार्थी कक्षा में आ जाता है, 18 विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करनी भाई। अब ध्यान देना, 17 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 20 साल है। जो 18वां जो विद्यार्थी आया उसकी आयु 20 साल तो है ही है, साथ साथ में 38 साल का है, 18 साल उसकी एक्स्ट्रा है। एक बार इतनी बात बता दो, बात आपको समझ में आई नहीं? अरे जो 18वां विद्यार्थी आया उसकी उम्र कितनी है? 38 साल है, 38 साल है, और सभी की बाकी 17 की एवरेज कितनी है? 20 साल है, यानी कि 18वें की भी, यानी कि इसकी इन 17 के 17 की एवरेज 20 है, तो 18वें की 20 तो है ही है, लेकिन इसकी 18 एक्स्ट्रा है। जब ये एवरेज है, ये सभी ये 17 18 के 18 की एवरेज होगी, लेकिन उनके पास 18 बच गई। अब जब 18 बच गए, 18 के 18 को दे दोगे तो एक एक आ जाएगा, तो एवरेज एज सभी की क्या बढ़ जाएगी? 1 बढ़ जाएगी, यानी कि 20 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? चलो भाई, ये लो भाई, सवाल नंबर 16। दीपक अपनी मेज का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि भाई जो सीपी जो है और एमपी ये 100 है, तो ये 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि 150 बना लेता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वह इस पर कुछ छूट देता है, वह इस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ लेता है, यानी कि भाई वो 100 के समान पे 10% का क्या लेता है बेटा? वो 10% का प्रॉफिट लेता है, यानी कि कितने का बिक जाता है उसका? 110 का। देखो मार्का लगा देता है 150 का, बेच देता कितने में? 110 में, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया ग्राहक को उसने? 40 का। 40 का डिस्काउंट दे दिया कितने में भाई? 150 पे, यानी कि 4/15, 4/15। और हमें पता होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए सर? कि 1/15 की जो वैल्यू होती मेरे दोस्त, वो होती है 6 से ही 2/3%। और बेटा अगर मैं बात करूं 4/15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? देखो ये यहां पे 4 गुना हुआ है, तो हमने यहां पर भी इसको 4 गुना करना पड़ेगा। इसको जब मैं 4 गुना करूंगा, दोनों को करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। इसको 4 गुना करें कितना हो जाएगा? 24। इसको 4 गुना करें कितना हो जाएगा? 8/3%। और हमें पता है ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, और मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कभी भी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी नहीं होनी चाहिए। हो जाए तो सर हम इससे इसको एक बार और भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। वो 2 हम इसमें ऐड कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा? 26। और 3 दूनी कितना होता है? 6। 8 में से 6 माइनस करेंगे, 2/3%। समझ आ या नहीं आया? ये उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है मेरे भाई। कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? चलो भाई, ये लो, ए बी सी का रेशो ये है, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस डी का रेशो ज्ञात करना है? डी कहां है इसमें? अरे डी तो इसमें है ही नहीं,
तो ये C प्लस ए होना चाहिए मेरे हिसाब से, C प्लस ए 7 लिखा हुआ क्या कहीं पे? हाँ C प्लस ए होगा भाई, ये D नहीं C प्लस ए होगा। A प्लस बी कितना हो जाएगा? 5 रेसो। B प्लस सी कितना हो जाएगा? 8 रेसो। ये कितना हो जाएगा आपका? 7। ये लिखा ऑप्शन डी। ये टाइपिंग एरर है, इस डी को बेटा ए कर लेना क्योंकि डी तो यहां पे मौजूद ही नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट 18वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 करो भाई। एक कंपनी की आय में पहली तिमाही में 10% की वृद्धि होती है, दूसरी तिमाही में 5% की कमी आती है। 2 तिमाहियों में आय में नेट परसेंट वृद्धि हुई या कमी हुई, ये ज्ञात करना है। देखो भाई पहले क्या हुआ बेटा? पहले हुई आपकी 10% की वृद्धि, फिर क्या हुआ? फिर हुआ सर आपका 5% की कमी हुई, फिर क्या हुआ सर? फिर हमारा हो गया 5 गुना 10 और डिवाइड बाई 100। डन मेरे भाई। यानी कि हम इसको इससे काटेंगे भाई, इसको इससे काटेंगे और 5 से मैंने इसको 2 बार काट दिया। डन मेरा भाई, ठीक है। यानी कि 10 में से 5 गया, आपका 5 बच गया भाई, और 5 में से मैं माइनस करूंगा कितना भाई? 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 4.5%। 4.5% क्या हुआ? प्लस का है ना, प्लस का है तो इंक्रीज हुआ, 4.5% इंक्रीज हुआ। ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पे, 4.5% इंक्रीज हुआ। चले भाई ये लो भाई सवाल नंबर 19। अरे मेरे भाई ये ध्यान देना, पहले बढ़ोतरी हुई फिर घटोतरी हुई। अरे पहले बढ़ा फिर घटा, हमें पता होना चाहिए अगर कोई भी चीज अगर डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज के लिए प्लस कर लो, पहले 10% इंक्रीज हुआ, और डिक्रीज के लिए माइनस कर लो, फिर 5% का डिक्रीज हुआ और फिर माइनस कर लो। देखो इनकी गुना करेंगे तो माइनस आएगा भाई, प्लस इंटू माइनस करोगे तो क्या आता? माइनस ही तो आता, माइनस का। 10 गुना 5 डिवाइड बाई 100, इसको काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा, इसमें से इसको घटाए 5, ये यही तो है यार। समझ आया या नहीं आया भाई? चलो, मोहन, अमन और सोहन मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। मोहन, अमन और सोहन तीनों मिलकर के बेटा 18 दिन में कोई काम कर सकते हैं। यदि मोहन अमन से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है, यदि मोहन अमन से 3 गुना तेजी से कोई काम कर सकता है, यहां पे लिख लो भाई, कौन? मोहन, किससे? अमन से, और ये आपका सोहन हो गया। यदि मोहन अमन से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है, मोहन अमन से यानी कि अमन 1 करता तो मोहन कितना यूनिट करता? 3 यूनिट करता, 3 गुना। अमन सोहन से 2 गुना तेजी से काम करता है, ये 1 करता है, कितना करता? 2। ये उनका रेशो, कंबाइन रेशो करेंगे, बराबर करने के लिए 2 से कर दिया, बराबर करने के लिए 2 से कर दिया, यानी कि 6। चलो भाई कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। यानी कि सोहन काम को कितने दिन में करेगा? 162 यानी कि 162 दिन में। चलो मेरे दोस्तों, आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, आखिरी सवाल, अंतिम प्रश्न। 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं भाई, ये संख्या 1 है और ये संख्या 2 है। इनका रेशो कितना? ये 6 और 5 का है, ये रेशो है। अगर इनका सम करें कितना हो जाएगा? 11। लेकिन इनका समदेय कितना रखा है? 22 के बराबर, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर बेटा? 22 के बराबर है। कितने गुना है? 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है तो बेटा यानी कि ये संख्या भी 2 गुना रही होगी, यानी कि 10 रही होगी, और ये संख्या भी आपकी 2 गुना रही होगी, यानी कि 12 रही होगी। कोई दिक्कत है? यानी कि एक संख्या 12 रही होगी तो दूसरी कितनी रही होगी? आपकी 10 रही होगी। कह रहे दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। एक संख्या आपकी 12 का स्क्वायर करना है और दूसरी संख्या 10 है उसका स्क्वायर करना है।
10 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 244 आ जाएगा भाई। ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ भाई, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताओ, कोई समस्या है? चलो बेटा, तो ये आपके 20 सवालों का एक बढ़िया सा डोज आपको मिल गया है। सारे के सारे कमेंट में मुझे अपना स्कोर बताएंगे कि आपका आज का स्कोर क्या रहा, आज का स्कोर क्या रहा। ठीक है बेटा, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो और काम करते रहो, मंजिल डेफिनेटली मिलेगी, मंजिल डेफिनेटली मिलेगी। मंजिल को प्राप्त करने से केवल एक ही इंसान है जो रोक सकता है, वो स्वयं आप। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति अगर होती है तो सारे के सारे रास्ते बनते चले जाते हैं और आप अपने मंजिल की तरफ हर रोज हर रोज हर रोज एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आलस कर रहा है, काम करना ही नहीं है, देखो काम करने का एक ही बहाना काफी है कि मैंने शानदार जीवन जीना है। ना करने का तो हजार बहाने हैं, मैं क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है, इतनी देर में रील देखूंगा, स्क्रॉल करूंगा। ये चॉइस आपकी भाई। अगर बेटा क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक ये जरूर इसको शेयर